हेलो एवरीवन, मैं हूं मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं बिहार मॉडल पेपर। तो बिहार बोर्ड से मॉडल पेपर को समझेंगे, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, तो आराम से अपना स्नैक्स लेके बैठ जाओ, पानी की बॉटल लेके बैठ जाओ और शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेपर मिलेगा। ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इसी टाइप से आपको आपका बोर्ड का पेपर मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपके होंगे 100 + 11, 111 आपके क्वेश्चंस होंगे और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 hours 15 minutes आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए। थोड़े से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं और उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कैंडिडेट्स मस्ट एंटर देयर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन OMR आंसर शीट। आपको अपनी OMR जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको अपना जो रोल नंबर जो सीरियल नंबर मिलेगा आपको बुक का, वो आपको डालना होगा। नेक्स्ट है, आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। आपको अपना जो आंसर है वो खुद से लिखना है, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है और जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स को लिखें। नेक्स्ट है, फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। आपको दे रखा है अपने राइट हैंड साइड पे, यानी पेपर के राइट हैंड साइड पे आपको मार्क्स गिवन होंगे कि किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें आप जो है जितना भी आपको दे रखा है पेपर में, उस पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, इस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज आपको नजर मारनी है अपने पूरे पेपर पे कि कौन से मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कहते हैं कि पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप एक नजर मार लेना कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन से क्वेश्चन मुझे करना है, कौन से क्वेश्चन है जो मुझे थोड़े से नहीं आ रहे हैं। ये क्यों करना है, ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं। इसमें बैठ के आप सॉल्यूशन मत देख लेना कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो और उसका आंसर बैठ के देख रहे हो कि अच्छा मुझे इसका आंसर ये लगाना है, फिर सेकंड का ये करना है। 15 मिनट यहाँ पूरे हो जाएंगे। 15 मिनट आपको सिर्फ ये करना है, क्वेश्चन देख लेने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है और मुझे कौन से लग रहे हैं कि मुझे करने चाहिए, ये मुझे ईजी लग रहे हैं। नेक्स्ट आपको और उसी 15 मिनट के अंदर और चीज़ क्या करनी है, जो आपके पैसेज दे रखे हैं उन पैसेज में आपको क्या दे रखी होगी, चॉइस दे रखी होगी। 2 पैसेज होंगे, उन 2 पैसेज में से आपको एक पिक करना होगा। तो कौन सा करना है उसको आप देख लेना कि किसकी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, किसके क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं और कौन सा पैसेज जो है मुझे ईजी लग रहा है समझने में, तो आप वो वाला पिक कर लेना। ऐसे ही दूसरा पैसेज आएगा, फिर उसके लिए भी देख लेना। ऐसे ही आपको एक पोम दी जाएगी, 2 पोम दी जाएगी, उन दोनों में से भी आपको चॉइस करना होगा कि मुझे कौन सा सही लग रहा है और मुझे कौन सा पिक करना है। नेक्स्ट, जब आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे लिटरेचर पार्ट से, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, वहां से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं वो आप उस 15 मिनट में देख लेंगे। तो बस 15 मिनट में करना क्या है, 15 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस करनी है कि मुझे क्या चीज अटेम्प्ट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने उस 15 मिनट को ठीक से नहीं समझा और जब पेपर करने लगे और तब लगा कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे ठीक से आ ही नहीं रहा है, चलो छोड़ो मैं दूसरा वाला करता हूँ या करती हूँ, नहीं अरे इसको नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, फिर सोचोगे कि अरे टाइम कम बचा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उस 15 मिनट में आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके, नेक्स्ट है, कहा गया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। आपको 2 सेक्शन में ये पेपर मिलेगा। फर्स्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। फिर जब वो OMR शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको दूसरा सेक्शन दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, और उस सेक्शन में क्या होगा, वो आपका राइटिंग वाला होगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे। नेक्स्ट आता है इन सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के बारे में बात हो रही है। यहां पे कहा गया है कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और आपको क्या करना है, आपको ओनली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो गलती कहाँ होगी वो देखो। गलती यहाँ होगी, आपने सोचो स्टार्टिंग में आपको 1 to 10 में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन 5 क्वेश्चन को आप टिक लगा के रख दो कि हाँ मुझे ये 5 करने हैं। फिर आगे बढ़ो, आगे में से देखो कि कौन से मुझे लगते हैं, फिर 11 to 20 आपको लगता है कि मुझे यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह से करते करते आप पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन है उन सभी पे नजर मारना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन में से मुझे 10 आते हैं, 10 मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आते हैं, और आप उसको करने लग जाओ और कच्चा पक्का करके सोचो कि चलो ठीक है आगे देख लेंगे, बाकी टाइम बचेगा तो मैं बाकी भी कर लेंगे। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने हैं और स्टार्टिंग के जो 50 अटेम्प्ट किए हुए होंगे आपके, वही लिए जाएंगे।
जैसे कि मान लो यहाँ पे OMR शीट है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक OMR शीट है, ठीक है, अब इस OMR शीट में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको क्या करना है, जैसे 1 नंबर पे क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट जो भी आप फिल करोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया, आपने ये वाला फिल किया, फिर सेकंड आया, आपने ये फिल किया, थर्ड आपको यहाँ पे आया, फिल किया, फोर्थ आपने फिल किया। अब आपको लगता है कि 1 to 10 में मुझे आगे नहीं आ रहा है, मैं आगे स्विच करता हूँ, तो जितने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए होंगे वही लिए जाएंगे, बाकी के नहीं लिए जाएंगे। तो ट्राई करना 50 वो वाले क्वेश्चन करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, बस 50 करने हैं और वो 50 सही होने चाहिए, उन्हीं को करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कैसे करोगे, ऐसा मत करना कि पहला एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर OMR शीट भरी, फिर क्वेश्चन दूसरा किया, फिर OMR शीट भरी, फिर तीसरा किया, फिर क्वेश्चन OMR शीट भरी। ऐसे मत करना, पहले आप पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना, पेपर में हल्का हल्का सा मार्क कर लेना कि इसके क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर अपनी OMR शीट को भरना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि टाइम बार बार स्विच होने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा और आप अच्छे से अपनी OMR शीट को बिना गलती किए आराम से कर लोगे। OMR शीट को भरते समय बहुत अच्छे से, टाइम से, ध्यान से भरना कि कौन से क्वेश्चन को मुझे करना है और मैं उसी क्वेश्चन की लाइन पे गोला मारूं, और गोला जो है वो अच्छे से भरना है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे नहीं करना है, जैसे मान लो ये सर्कल है, इसके अंदर फिल करना है, तो ऐसे नहीं करना कि बस यहाँ 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 कर दिया, पूरा फिल करना है अच्छे से, बिल्कुल कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी किया तो मशीन उस चीज को नहीं लेगी, आपको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस वाला, अगर मान लो आपने जहाँ आपको आंसर लिखना था आपने वहाँ ना लिख के दूसरे वाले ऑप्शन में डाल दिया, मतलब B लिखना था आपने C को कर दिया, और अब आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो वहाँ से नंबर भी चला जाएगा और वो अटेम्प्ट भी नहीं होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपको सही आंसर लगता है उसको ध्यान से देख के, बिल्कुल ऐसे लाइन लगा के, हाथ लगा के फिर फिल करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आप ले सकते हो। OMR शीट पे कोई भी आपको व्हाइटनर, लिक्विड या कोई भी ब्लेड, नेल वेल कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेक्शन B पर। सेक्शन B क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर है, जिसमें आपका कुछ लिटरेचर पार्ट होगा, कुछ आपका ग्रामर राइटिंग से रिलेटेड होगा, तो वहां पे आपको आंसर लिखने होंगे, उसके लिए आपको एक बुक मिलेगा। ये तो हो गए इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं हम, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। सेक्शन A आपका दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 to 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिटरेचर पार्ट से आएंगे। तो मैंने आपको बिहार का लिटरेचर नहीं पढ़ाया है, बट मैं MCQs लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक बार में ही सारे सोल्यूशन मिल जाए। तो MCQs तो करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर जो है ना वो नहीं करवा पाऊंगी मैं। बाकी मैं आपको जो MCQs हैं वो ज़रूर करा दूंगी, बाकी का ग्रामर पोर्शन और जितना भी राइटिंग पर्पस से जितना भी कुछ है वो सब हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास बुक है, तो अगर लेसन आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आंसर्स लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर द, तो इसका राइट आंसर होगा C, ठीक है, द राइट आंसर इज C। नेक्स्ट है, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, इट्स बैड फॉर एयर, द राइट आंसर इज A, ओके। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ गिल्लू डिड नॉट, गिल्लू क्या नहीं कर रहा था, ईट, ओके, तो राइट आंसर होगा ईट, ईट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर और डैश, तो इसका आंसर है आपका B, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जेन्युइन ब्रदरहुड एंड द पीस इज मोर प्रीशियस देन इट्स राइट आंसर इज A। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो पूरा चैप्टर जो है, पूरा लिटरेचर क्या पार्ट था, क्या स्टोरी थी, इसलिए बस मैं आपको राइट आंसर्स बता रही हूँ कि राइट आंसर्स क्या क्या हैं। हम ग्रामर पोर्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम इनटू द वार्म बेड, the right answer is C. Next, question number 7, there can be no culture without civilization, the right answer is civilization. Next, question number 8, when men started fighting, two girls began to dig a channel, the right answer is D, okay. Now next, question number 9, the pace for living, the chief character in the play was corn merchant in a small dash country town, the right answer is Irish, okay, the right answer is C. Next, question number 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिस्टर विलियम ऑन सीइंग जिम ट्राइड टू प्रिटेंड हीज, कि वो क्या था, कैसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्या है, नॉट होम। राइट आंसर होगा डी, नॉट होम। गिल्लू हेड, गिल्लू की हेड जो आईज थी वो कैसी दिख रही थी, शाइनिंग। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? द इंडियन फिल्म्स पॉजेस टूल फॉर फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग क्या क्या है? ए अदर, बी टेरिटरी, सी प्राइमरी या फिर डी सेकेंडरी। तो उसका आंसर क्या होगा? सी प्राइमरी। ओके, तो सी प्राइमरी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? द आइडियल्स ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू द Alexander Aris should never be given up। तो never be given up ह्यूमैनिज्म। तो ह्यूमैनिज्म क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा करके आपके टोटल 60 तक जो है आपके लिटरेचर पार्ट आएंगे। तो सोचो लिटरेचर पार्ट में 60 है, अगर आपका कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, यानी सारे चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, भले ही आपको उसका हिंदी में ही पता हो कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो आप आराम से अपने जो मार्क्स हैं वो ले सकते हो। अब जैसे मान लो किसी को लिटरेचर पार्ट जो है ठीक ठीक पता है, तो जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट कर लो, फिर ग्रामर पोर्शन पे आ जाना, ग्रामर पोर्शन पे कर लेना कि ग्रामर पोर्शन के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहां से भी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, द यंग पीपल इन वंस अपॉन अ टाइम वेयर अनएबल टू होल्ड देयर, द राइट आंसर इज क्रुक्डनेस। ओके, तो क्रुक्डनेस आंसर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है द डैश बिल्ट अप अ न्यू सिविलाइजेशन। न्यू सिविलाइजेशन क्या है? तो वो है प्री आर्यंस। ठीक है, नेक्स्ट है द सेलिब्रेशन टाइम वॉज, सेलिब्रेशन टाइम क्या था? सेलिब्रेशन टाइम था ईस्टर। तो आंसर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द विलियम कॉपर इन द विलेजेस इन द इवनिंग इज वॉट? इज वॉट? ऑप्शन डी, moonbeam। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ हैप्पी मैन्स डेज पास, हैप्पी मैन्स के जो थे दिन थे वो कैसे पास होते थे? हैप्पीली, या फिर आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सैडली, सी दे रखा है स्मूथली, या फिर डी इलरेजली। तो यहां पर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर कि स्मूथली उनका जो दिन था वो पास होता था। नेक्स्ट है द पॉलिथीन बैग जो थे कैन नॉट बी, पॉलिथीन बैग को हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये तो वैसे ही पता है सबको। तो क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आपका डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डैश थिंक्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। कृष्णा जो थे वो ऑल टाइम किसके बारे में थिंक करते थे? वो थिंक करते थे राधा जी के बारे में। नेक्स्ट है टुगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल, क्या ट्राई करते हैं? वो ट्राई करते हैं मेथड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। द 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द पोर्टर जो थे वो डिस्टेंस ऑफ 6 माइल्स कैसे करते थे? क्लाइम्स। तो ये आएगा इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट स्पीक व्हाई आर दे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीव्स। ठीक है, ये कोई पोम होगी जिसके बारे में बताया गया है। मार्था हेड कैसी आईज थी उसकी आईज थी ग्रे कलर की। ठीक है, तो ग्रे, ए इज द राइट आंसर। अवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नून टाइम, तो नून टाइम इज द राइट आंसर। ओके, तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है व्हाट स्लाइड सॉफ्ट अवे, क्या स्लाइड जो है वो सॉफ्ट अवे करती है? तो द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर होगा नेचर, ब्यूटी, वेल्थ या फिर टाइम। तो राइट आंसर होगा इसका टाइम। ठीक है, तो टाइम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्लाइड सॉफ्ट अवे, कैसी स्लाइड से, मतलब स्लाइड जो थी वो कैसी करती थी सॉफ्ट अवे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिस इज टाइम। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स, जो पॉलिथीन बैग होते हैं वो रिमेन्स करते हैं किसके साथ? ब्यूरिड विद इन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 क्वेश्चन क्या है? अभी ऐसा लग रहा है ट्रेन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपका लिटरेचर पार्ट है जिसको मैं बहुत
एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको वो पढ़ाया नहीं, लेकिन हम जैसे ही ग्रामर पोर्शन पे आएंगे उसमें हर एक आंसर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यापति's पोम रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ। तो यहाँ पर विद्यापति की जो पोम है वो क्या रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राधा एंड कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिसमीत तुरान वॉन द पद्म भूषण एंड डैश अवार्ड। तो और कौन सा अवार्ड मिला था उनको, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे देखो हम पहुंच भी गए। अगर आपको लिटरेचर पार्ट अच्छे से आता है और आपने सही से किया है, एक आंसर सही, एक नंबर मिल गया। तो 50 क्वेश्चन करने हैं, बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जब करने बैठो और आप तो सोचो अच्छा हमको तो सब आ रहा है हम तो सब कर देंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो, उसी को अटेम्प्ट करना। 100 में से 50 करना है, इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और बहुत तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि कैसे होगा क्या होगा। बस गलती यहाँ मत करना कि ये जो 50 क्वेश्चन जो आपको करने हैं ना, यहाँ से ट्राई करना कि एक भी रॉन्ग नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से सही चला गया 50 पॉकेट में आ गए। फिर आगे जब मैं पैसेज पढ़ाऊंगी, पैसेज समझाऊंगी, वो भी आपको बहुत ऐसे लगेगा कि बिल्कुल केक वॉक है। आप इजीली उनको अटेम्प्ट करो, अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करो, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स लिखने में आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, या फिर जो आपका राइटिंग वाला पार्ट है वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट जितना भी पोर्शन 50 क्वेश्चन और जो आपके पैसेज और जो पोम है उनमें आप अपने नंबर मत गवाना, वहाँ से आपको नंबर लेने ही लेने हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, व्हाट कीप्स द कोयल डैश येट चार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेश, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लाइक अ बर्ड अकॉर्डिंग टू द लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग। कैसा कर रहा था, स्विंगिंग। तो स्विंगिंग, डी इज राइट आंसर। 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है हमारा एल्बो लॉल्ड, ओके, एल्बो लॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जबरा स्टार्टेड बार्किंग व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ सम। तो किसकी नॉइज सुनता है वो, एनिमल्स की नॉइज सुनता है, तो तब वो बार्किंग करना शुरू कर देता है। तो डी इज अ राइट आंसर। पेन चेंज हो गया तो हम पेन फिर से चेंज कर देते हैं, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एंटी histamines may provide dash relief by masking the symptoms। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी, ओके। तो राइट आंसर है बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इम्पेरिजमेंट द लॉयर प्लेड द डैश। वो क्या प्ले करते थे, वो करते थे पियानो। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर सी। मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ, कैसे मरे थे, वो मरे थे स्लो स्टारवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 36 में आ जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है, कैथरीन मैन्सफील्ड हैज सेंसिटिव perceptions ऑफ फीलिंग स्पेशली ऑफ विच। तो विच होगा इसका विमेन, ओके। तो आंसर बन जाएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन द लेटर द डॉटर से दैट शी ट्राइज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हर। तो एडवाइस किसको देती है, अपनी मम्मी को। तो सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 हाइट में छोटी हूँ तो बार बार ऊपर होना पड़ता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, द नरेटर इन लव डिफाइल्ड लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर डैश ईयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 8। नेक्स्ट, प्रेमचंद वॉज अ पैराफ्लिक राइटर ऑफ द बोथ हिंदी एंड उर्दू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, राणा एसपी सिंह वॉज रिटन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, द ओल्ड बैंकर हैड गिवन अ पार्टी। ऑप्शन आ जाएगा इसका सी 15। नेक्स्ट आता है, डैश वॉज जॉन गैल्सवर्थ हीज
फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयल्टीज। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, कैथरीन मैन्सफील्ड्स स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 पे। अब थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, जल्दी से करते जाते हैं। 45 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमको जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, द बिलव्ड वॉज द नरेटर्स, क्या होगा इसका आंसर, डी। कितना भी कर लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तब तक फील नहीं आता है कि आंसर क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देन 47, टू हुम डज द ऑथर्स टर्न द एनलाइटमेंट अबाउट मूवीज, तो मूवीज के बारे में वो किनसे कहते हैं, हिज वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पर आता है हिज वाइफ अलेक्जेंडर पॉप, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18th, ठीक है। नेक्स्ट है लियो टॉल्स्टॉयज स्टोरीज इज अबाउट टू गर्ल्स, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए, उसके बाद 10 क्वेश्चन और हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉनी मॉरिसन लैंग्वेज शुड बी लिविंग इन दिस, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, वाइब्रेंट, जस्ट अ मिनट, वाइब्रेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है, देवी और सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 51, विच वर्ड इज मी एंड द इकोलॉजी बिट नोन एज फिल्थ, तो फिल्थ में क्या आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्बेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, आई डेवलप्ड कोल्ड फीट व्हेन इट केम टू टाइंग द नोट विथ द डैश, तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर नहीं श्योर थी मैं इसके लिए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप राइट आंसर देख लेना अपनी बुक में, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहती, तो आप एक बार देख लेना, आपको राइट आंसर जो भी मिले आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द कोयल वॉइस टू द पोएट, तो उनको कैसी लगती थी, इसका आंसर हो जाएगा कि वेक्स द पोएट सोल, वो उसकी पोएट्स की जो सोल है, आत्मा है, उसको जगा देती थी, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। नेक्स्ट है लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट फ्रॉम द मोर टाइम, तो वो किससे नहीं मिले थे, राधा जी से नहीं मिले थे, तो बी इज अ राइट आंसर, सम टाइम नॉट मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दे रखा है, गिलो इज बेस्ड ऑन अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन तो यहाँ पे इसका आंसर है रिलेटिव, एनिमल, सिबलिंग्स या फिर नेबर, सी इज अ राइट आंसर, एनिमल, ठीक है, एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डैश द टर्म ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग इज फ्रॉम द पोम, कौन सी पोम से है, तो ये है हमारी पोम, ये है ओडे ऑन सॉलिट्यूड, गॉड मेड द कंट्री, द एम्प्टी हार्ट, द पॉलिथीन बैग्स, तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिथीन बैग, ओके, तो डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दे रखा है, द लिसनर एंड द अरेबिया आर रिटन इन विच, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, जबरा लुक्ड, जबरा किसको कैसे देख रहा था, वो देख रहा था हैप्पीली, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैप्पीली। क्वेश्चन नंबर 59, द डॉटर रॉट टू हर मदर दैट शी लर्नड द मंत्रा ऑफ लविंग डैश फ्रॉम हर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60, द चिल्ड्रन इन सन एंड मून आर मार्च ऑफ टू द नर्सरी टू डैश, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेट ड्रेस्ड, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 60 जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन पे, जिसके लिए आपको हिंट भी दे रखा है कि यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। तो 61 से लेके 66 तक क्वेश्चन कैसे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है और उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्टिव वॉइस दे रखे हैं, तो एक्टिव वॉइस हमने पढ़ रखे हैं, यहाँ से हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस करना है, अब तक हमने हमेशा क्या देखा था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ देख के कई हम गलतियां कर देंगे, हम गलतियां क्या कर देंगे, हमें लगेगा कि एक्टिव दे रखा है पैसिव बनाना है, नहीं, ये पैसिव दे रखा है, हमें इसका एक्टिव बनाना है, ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ दे रखा है बाय हुम से बन रहा है, या आगे भी आप देख रहे हो एक्टिव वॉइस दे रखा है,
तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने को भी आएगा, पैसिव से एक्टिव बनाने को भी आएगा। बनाते हैं। बाय हुम वॉज इज पेंटेड, तो मैंने पहले जब मैं पढ़ाया था एक्टिव पैसिव, मैंने कहा था हु और बाय हुम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहीं पर आ गया बाय हुम। तो जब भी बाय हुम होता है तो उसकी जगह हमें क्या लगाना होता है, हु लगाना होता है। अगर हु दे रखा होता है तो हमें बाय हुम लगाना होता है, ठीक है। ये बाकी WH वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी WH वर्ड्स के लिए क्या होता है, WH वर्ड होता है तो WH वर्ड ही लगता है। बाकी का प्रोसेस होता है कि पहले आपको वर्ब लगानी होती है, देन आपको जो ऑब्जेक्ट बना होता है उसे एज अ सब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो वही चीज़ें करानी होती है। और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब हम अब हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे बनेगा। बाय होम का क्या करना है, हु लगाना है। अब यहाँ पे बैठ के आप ये चीज मत करना कि पूरे जैसे ही आपको सेंटेंस मिला है आप उसको बैठ के पूरा सॉल्व करने लग जाओ, ये मत करना। आप फटाफट से सेंटेंस पढ़ो और उसको ऑप्शन में ढूंढो कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में जैसे ही आपने देखा तो आपको दिखा, अच्छा मुझे बाय होम का हु करना है, इतना हम सबको पता है। तो हु है कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इनको क्रॉस कर दो, ये तो है ही नहीं। अब मुझे यहाँ देखना है, पहला दे रखा है हु, यहाँ दे रखा है हु। अब यहाँ क्या बना हुआ है, वॉज बना हुआ है, तो वॉज लगेगा या हैज लगेगा। पैसिव में हम क्या करते हैं, पैसिव में हम जो भी पैसिव बनता है जिस भी टेंस का होता है, अगर हमें उसे चेंज करना होता है तो हम उसके जस्ट पास वाला जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हम सिर्फ क्या उठाते हैं, वर्ब उठाते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट पास वाला टेंस कौन सा है, परफेक्ट है, तो हम परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, हम यही करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखना है कि हु दे रखा है, वॉज दे रखा है। वॉज क्या है, वॉज हमारा पास्ट परफेक्ट पास्ट का है, तो पास्ट में भी कौन सा है, हमने पास्ट में वॉज लिया है। अगर वॉज के साथ ING लगा होता है तब हम वो उसको कंटिन्यूअस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या उठाई गई है, वॉज वर्ब उठाई गई है। तो आपको क्या करना है, अच्छा ये पास्ट का है तो मुझे पास्ट का ही पास्ट में रखना है, ना कि मुझे और कुछ चेंज करना है। तो हैज तो किसी भी एंगल से नहीं होगा क्योंकि हैज तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो हट क्या, बस फटाफट से अपने ए को राइट आंसर कर दो। तो यहाँ टाइम इस चीज का बचाना है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा करना चेंज। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है कि अगर आपको MCQs में आ रहा है तो आपको बैठ के करना नहीं है, आप बस फटाफट देखो कि मेरा किस ऑप्शन में सही लग रहा है और मुझे करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है आपको। क्या दे रखा है, लेट दिस डोर बी शट। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव वाला। अब आपको इंपेरेटिव में क्या करना होता है, जब सिंपल सेंटेंस दे रखा होता है इंपेरेटिव में तब उसमें हमको लेट भी लगा के सेंटेंस बनाना होता है। अभी लेट भी लगा हुआ है तो हमको उनको हटा के सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज आपको देखना है इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट से पहले भी क्या आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि वो लेट से स्टार्ट होते हैं। तो लेट से स्टार्ट हो रहे तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, हमारी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमको लगाना है सबसे पहले शर्ट। शर्ट लगे क्योंकि वर्ब ही क्या दिख रही है, शर्ट दिख रही है। तो अब आप आगे बैठ के मत बनाओ कि शर्ट के बाद आगे क्या लगाना है। स्टार्टिंग में देखो शर्ट कहीं है, हाँ है, शर्ट दिस डोर, बस खत्म। यहीं पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर C, 62 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। एक्टिव वॉइस दे रखा है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। हमको इसका क्या बनाना है, फिर से हमको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या करना है, अब हमको पहले बटर दे रखा है, अब यहाँ से हमें फिर से एक्टिव बनाना है तो हमें हमारा सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट कौन लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे बाय अस दे रखा है तो हम अस को पहले ले आएंगे, और अस का भी क्या लेना पड़ेगा, हमको सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा क्योंकि अस क्या है, अभी ऑब्जेक्ट में है। तो अस का बनेगा वी। अब पहली चीज ही देख लो कि वी कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बस तो यही बन जाएगा हमारा आंसर। और वैसे अगर मैं आपको इसको डिटेल में करना सिखाऊं तो डिटेल में भी करके देख लेते हैं कि क्या बनेगा। वी है, वी के बाद क्या दे रखा है, इज मेड दे रखा है। इज मतलब प्रेजेंट वाली चीज है, तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमने वी लगाया है तो अब मेड ना लिख के हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। तो हम लिखेंगे वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस, फिर से एक्टिव वॉइस ही बनाना है इसका। आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। इसको भी हम बनाएंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट उठाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगेगा, द लेटर। द लेटर आ जाएगा। तो द लेटर कहाँ दे रखा है, द लेटर दो जगह दे रखा है, एक तो दे रखा है यहाँ, एक दे रखा है यहाँ। एक तो बी में दे रखा है और एक डी में दे रखा है।
तो इनको तो क्रॉस ही कर दो, तो ए और सी तो हमारा क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द लेटर, द लेटर, द लेटर के बाद क्या दे रखा है, ये शॉक्ड दे रखा है और वॉज दे रखा है। हमको क्या करना है, हमको द लेटर वॉज है तो वॉज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि पास्ट में बना हुआ है और हमें फिर से इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की हमको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा अच्छा ये पास्ट का है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा द लेटर शॉक्ड मी। ओके, और अगर आप बाय लगाते हो, बाय मी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि द लेटर शॉक्ड मी। बाय तो लगाना नहीं क्योंकि हम पैसिव है। अब इसी का क्रॉस चेक करने के लिए खुद से बना के देख लो कि अगर मुझे इसी का ही क्या बनाना है, ये एक्टिव बन गया, अब एक्टिव से फिर से पैसिव बनाना है तो बना के देख लो। तो मी का क्या बनेगा, मी का बन जाएगा आई। आई के बाद क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए तो हम किस में है, पास्ट में है, पास्ट सिंपल में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या उठानी पड़ेगी, सिर्फ वर्ब उठानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। हम लगाएंगे आई वॉज शॉक्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव में। तो हम क्या लगाएंगे, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो यही डी हमारा आंसर। ऐसे क्रॉस चेक भी करके देख लेना कि अगर मैं इसका एक्टिव ये बन रहा है तो पैसिव से एक्टिव ये बन रहा है, एक्टिव से पैसिव ये बन रहा है। अगर बन रहा है तो बस डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। पैसिव वॉइस ऑफ डोंट टच द स्विच, स्विच को नहीं टच करना है। अब दे रखा है पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बनाते हैं, वो तो बहुत सिंपल है। हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको एज अ सब्जेक्ट लेके आते हैं। तो क्वेश्चन करके देखो, डोंट टच व्हाट, द स्विच, तो द स्विच आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, डोंट दे रखा है। तो डोंट के साथ क्या लगाते हैं, द स्विच है और स्विच में अभी डोंट लगा है, मना करने की बात हो रही है। यहां पर हम यूज करेंगे द स्विच। अब डू लगाएं या डज लगाएं, स्विच जो है वो बहुत सारों की ही बात हो रही है। ये अंडरस्टूड हो रहा है कि स्विच जो है उनको टच नहीं करना है, एक स्विच की बात नहीं है। जब हम किसी को बोलते हैं कि स्विच को नहीं टच करो तो वहां पे बात ऐसे हो रहा है कि भाई जो स्विच है उनको टच नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि वन स्विच या दो स्विच, तो स्विच की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द स्विच डोंट बी टच्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ए के साथ साथ हमें ये वाला आंसर जो है ये भी सही लग रहा है, द स्विच डज नॉट बी टच। बट यहाँ सेंस क्या आ रहा है, डोंट टच द स्विच। हम किसी को कह रहे हैं कि स्विच को टच नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या है, स्विच एक नहीं लगा होगा, बहुत सारे लगे होंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्विच को टच मत करो, तो डोंट ज्यादा ठीक लग रहा है, वही बेटर है। 65 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आते हैं 66 पे। पैसिव वॉइस बनाना है, समवन इज फॉलोइंग अस। तो बनाओ, अस का क्या बनेगा, वी बनेगा। हम उसको एज अ सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे। पैसिव बनाना है हमें, एक्टिव दे रखा है वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है। हम बनाएंगे अस का वी। वी, अच्छा वी तो सब जगह है। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इज दे रखा है। इज का ये क्या करना पड़ेगा, इज जो है अब ये इज फॉलोइंग दे रखा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहते हैं। बस जो हमारी वर्ब होती है ना उसमें से आईएनजी बाहर निकालना पड़ता है और उसके साथ क्या लगा देंगे हम, बीइंग। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब फ्री हो जाएगी और जैसे ही वर्ब फ्री हो जाएगी तो हम उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। तो हमारी वर्ब को हमें फ्री रखना होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आईएनजी उसको निकालना पड़ेगा। तो बन जाएगा वी। अब वी के साथ इज तो नहीं लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें लगेगा बाय समवन होगा, लेकिन बाय समवन हम नहीं लगाते हैं। अगर हमें पता होता है काम जो है किसी की तरफ, जो सब्जेक्ट है हमको अंडरस्टूड होता है, तब हम बाय समवन नहीं लगाते। जैसे बाय समवन हो गया, बाय पुलिसमैन हो गया, हम ऐसे कभी बाय नहीं लगाते। तो वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर बनाओगे आपको बाय समवन लग रहा है, लेकिन फॉलोइंग तो किसी एंगल से नहीं होगा क्योंकि पैसिव में हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ पर दे रखा है फॉलोड, लेकिन आईएनजी का क्या करें, आईएनजी भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो आईएनजी के लिए हमने क्या किया, बीइंग लगाना पड़ेगा और वो चीज यहीं पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट अब आता है 67 से आपको मिलेंगे 72 तक आपको क्या मिलने वाला है। आपको फिर से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो एक टॉपिक पे होंगे, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप सोचो, एक्टिव वॉइस अगर आपका पैसिव वॉइस क्लियर है, अच्छे से आपको आता है, तो इजीली आप 6 मार्क्स जो है वो उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 67 से 72 दे रखा है। तो 67, 68, 69, 70, 71, 72, फिर से 6 क्वेश्चन आ गए। आपके 6 क्वेश्चन और अच्छे से हो सकते हैं। क्या दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ पे भी उल्टा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अभी हमको इनडायरेक्ट दे रखा है, अब हमको डायरेक्ट बनाना है। तो कैसे बनेगा देखेंगे। द बॉय सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बुक। कैसे बनेगा, हमको पता है द बॉय सेड होगा, यहाँ पे हमारे कॉमा लग जाएगा। मैं ऑप्शन सारे ले लेती हूँ,
ताकि हमको ईजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, द बॉय सेड दे रखा है, द बॉय सेड दे रखा है, द बॉय सेड सेज दे रखा है, द बॉय सेड दे रखा है, 3 तो ठीक है, ये वाला तो वैसे ही हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दैट लगा है तो दैट के लिए हमने सब में इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। ही क्या है हमारा, हमने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, ही गया होगा कहीं पर गया होगा, तो ही किससे चेंज हुआ होगा, द बॉय से चेंज हुआ होगा, तो वहां पे द बॉय, एक बॉय की बात हो रही थी, तो ही कुछ चेंज हुआ होगा, तो कौन से प्रोनाउन से हुआ होगा, क्योंकि आई होगा तभी वो जाके हमारे सब्जेक्ट से चेंज हुआ है, तो आई आ जाएगा, ठीक है, तो आई लग जाएगा, आई सब में ही है। आगे बढ़ते हैं, हैड नॉट, तो पास्ट जो हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उनके लिए मैं आपको एक बार अच्छे से इजीली बता देती हूँ कि टेंस वाइज कैसे होता है। तो अगर हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो बनता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर अब पास्ट में आ जाता है तो पास्ट बनेगा एक नंबर स्विच करके पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो स्विच करके बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर का नहीं बनता है क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड या फिर शुड, ठीक है। तो बहुत ही छोटे तरीके से हमने इसको समझ लिया ताकि हमको टेंस वाइज समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कहाँ चेंज करना है। तो दे रखा है ही हैड कहाँ होता है, हमारे पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनता है हमारे पास्ट सिंपल से। तो पास्ट सिंपल के लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल के लिए क्या लगता है, डिड लगता है, तो डिड लगा देंगे, और नॉट दे रखा है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा द बॉय सेड आई डिडंट स्टील द बुक, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्टोलन दे रखा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में और हमको अभी क्या करना है, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, तो ये बन जाएगा बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, फिर से इनडायरेक्ट दे रखा है, हमको डायरेक्ट बनाना है। द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल ने जो है टोल्ड कहा है हमको कि वेट करना है यहाँ पर टिल ही रिटर्न, तो प्रिंसिपल टोल्ड ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आता है टू, अब टू दे रखा है, टू किस कब होता है, जब हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं तब हम जो है कंजक्शन एज अ यूज करते हैं टू, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेट क्या है, एक हमारी एक्शन वर्ब है, तो टू ठीक है, तो ये इंपैरेटिव वाला है। वेट देयर, तो देयर का क्या बनना चाहिए, हेयर बनना चाहिए, ठीक है, हेयर बना देंगे। और जितने भी ये इंपैरेटिव सेंटेंस के अगर आपको दिखेंगे तो वहां पर कभी भी हमारा टेंस वाइज चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या प्रोनाउन है, एक ही बच रहा है प्रोनाउन हमें पता है क्या होता है, आई वी मी यू ही शी इट दे दैम, ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं, तो ये चेंज होते हैं, बाकी इंपैरेटिव सेंटेंस में और कुछ चेंज नहीं होता है, टेंस वाइज नहीं चेंज करते। जैसे हम टेंस वाइज चेंज करते हैं तो टेंस वाइज चेंज कब होगा, इसका भी रीजन समझ लो कि अगर टेंस वाइज चेंज करना होगा तो तभी करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब होगी, तभी हम टेंस वाइज चेंज करते हैं। बट इंपैरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सीधा सीधा स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, हमारी एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इस वजह से हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पे ही दे रखा है, तो ही कौन है, ही चेंज होगा किसी से, तो किसी से किससे होगा, ही दे रखा हो तो यानी प्रिंसिपल से चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पे ही के लिए, प्रिंसिपल के लिए हम यूज कर लेंगे। अब आगे देखो अपना, अब ही कैसे बना होगा, कोई चेंज होगा किससे होगा, इससे हो रहा है, दैट मीन्स ये ही जो चेंज हो रहा है प्रिंसिपल से, क्योंकि अगर ये चेंज होता किससे, अस से, तो यहाँ ही ना होके हिज होता, लेकिन हिज नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ही दे रखा है, तो ये किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन से, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा तो अपने आप में ऑटोमेटिकली समझ आया करो कि यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। तो बनना क्या चाहिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस वेट देयर का बन जाएगा हेयर टिल आई रिटर्न। तो देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल टोल्ड अस, यहाँ टेल अस दे रखा है तो उसको हटाई दो कि ये तो होगा नहीं। द प्रिंसिपल सेड वेट टिल आई रिटर्न, तो हेयर देयर कहाँ गया, वो तो हट ही गया। दो जगह पे हमको दिख रहा है, एक तो हमको यहाँ दिख रहा है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड वेट टिल आई रिटर्न हेयर, तो ये भी मुझे सही लग रहा था। टोल्ड अस जो है ये भी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन जो राइट आंसर जो होना चाहिए ना, वो राइट आंसर होना चाहिए द प्रिंसिपल ऑर्डर, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा हमको ऑर्डर देते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड वेट टिल आई रिटर्न हेयर, तब तक रुकना जब तक मैं आ ना जाऊं, तो सी इज द राइट आंसर होगा
बजाय के ए के। तो टोल्ड अस हम कभी भी नहीं लिखते ना, हम हमेशा कैसे लिखते हैं, या तो सेड होता है, सेड टू होता है, तब हम उसका टोल्ड बनाते हैं, कभी भी हमको टोल्ड नहीं मिलता है। तो ये भी एक आपका रीजन हो सकता है, ये नहीं होगा। और प्रिंसिपल हमेशा हमको ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 पर। 69 नंबर क्या दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब फिर से यही आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, इसका डायरेक्ट बनाना है। दे सैड दे रखा है, तो दे सैड कहाँ है, दे सैड हमको एक ही जगह दिख रहा है, वो सिर्फ यहाँ दिख रहा है। बाकी हमको सेज दिख रहा है, टोल्ड दिख रहा है, से दिख रहा है। तो टोल्ड तो हम कभी लगाते ही नहीं है। टोल्ड तो जब हम बना लेते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तब हम टोल्ड लगाते हैं। पहले से टोल्ड कभी नहीं मिलता है। सैड मिल जाएगा, सैड टू मिल जाता है, बट टोल्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ से सभी हट गया। दे से हमको दिख ही रहा है, यहाँ पर है, और यही बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां आपका टाइम बच सकता है ना, वहां टाइम बचा लेना। इसलिए पहले ऑप्शंस पे नजर मार लेना कि ऑप्शंस क्या क्या है। मैंने इसको इसलिए डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि इसमें दोनों ठीक लग रहे थे, लेकिन टोल्ड की वजह से मैं इसको नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन कभी भी ऐसे टोल्ड अस नहीं देखा है हमने। हमेशा सैड होता है या फिर सैड टू होता है, टोल्ड नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इनडायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू माई सिस्टर। अब आगे इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट तो हमको बनाना आता है, बहुत ईजी है। क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा है, तो सेड टू का टोल्ड बना देंगे। माई सिस्टर लगा देंगे, दैट आई जाएगा हमारे इसके पास, तो आई से आई ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, नो चेंज। बॉट दे रखा है, बॉट कहाँ होता है, हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है, पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगा देंगे, हैड लगाते हैं। बॉट यू, अब यू दे रखा है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो बन जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास माई सिस्टर, माई सिस्टर है, और यहाँ पर यू दे रखा है, तो यू माई सिस्टर एक गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी का हर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लेना है, हर लगा देंगे। हर अ डॉल। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, और यस्टरडे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ प्रीवियस डे, तो अ प्रीवियस डे हो जाएगा। आई टोल्ड माई सिस्टर, तो कहाँ बन रहा है भाई, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड बॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे हमको यहाँ दिख रहा है, बाकी हमें यहाँ आई हैड होना चाहिए, तो हैड हमने यहाँ लगाया, तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। व्हेन डिड यू मीट माय ब्रदर शी आस्क्ड मी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि व्हेन डिड यू, तो व्हेन क्वेश्चन किया जा रहा है, शी आस्क्ड मी। तो ऐसा भी हो सकता है आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही आ जाए। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, लेकिन बात सिंपल वही होगी जो हम पढ़ चुके हैं। तो बन जाएगा शी आस्क्ड मी, तो शी आस्क्ड मी व्हेन दे रखा है। व्हेन क्या है, एक WH वर्ड जैसा साउंड कर रहा है, तो हमें व्हेन का क्या करना पड़ेगा, हमको व्हेन का व्हेन ही रखना पड़ेगा। और WH वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगता है हुआ है, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, क्योंकि व्हेन जो है वो एज अ कंजक्शन भी हो सकता है, लेकिन एज अ कंजक्शन होता तो वहाँ पर व्हेन के बाद कुछ सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सीधा वर्ब दे रखी है। तो इसका मतलब ये एक WH वर्ड है, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। तो जब WH वाले वर्ड से होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी WH वर्ड होता है उसे ही हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं। तो बन जाएगा शी आस्क्ड। अब आस्क्ड लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड है, तो लगेगा शी आस्क्ड मी व्हेन। तो वांटेड तो होगा नहीं, आस्क्ड दो जगह, यहाँ नहीं है, तो इन दोनों को तो हटा ही दो। क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड मी व्हेन आना चाहिए। व्हेन के बाद क्या होना चाहिए, डिड दे रखा है, तो डिड तो लगाएंगे नहीं। हमको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो हमें उसे हमेशा कैसा बनाना होता है, सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, आपको हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल सेंटेंस में बनाना है। यहाँ मैं इतना डिटेल में इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ, वरना मैं सीधा आंसर्स बताती जाती, लेकिन यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कौन सी चीज़ क्यों कैसे हुई है उसका रीज़न भी आपको मिल जाएगा। तो डिड दे रखा है, तो डिड क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट टेंस को हम चेंज करेंगे तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और होना चाहिए हैड, तो हमें हैड लगाना है। तो हैड कहाँ लगेगा, इन दो जगह पे था, तो डिड तो हट गया, लगेगा हैड वाली चीज, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बाकी की चीज छोड़ दो, जहां आपका आंसर दो चीजों से मैच नहीं खा रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि मेरा ट्रैक ये वाला है, तो वहीं पर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। ही सेड दे रखा है, हाउ लवली द सीन इज। तो ही सेड का क्या बनेगा, ही सेड हाउ लवली,
हाउ लवली कब होता है? जब हम किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होके बोलते हैं। तो एक्साइटेड वाली चीजों में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेट लगाते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस में हमें जैसा सेंटेंस का फील होता है वैसा लगाते हैं। जैसे आपको अगर ऑर्डर लगता है तो आप ऑर्डर्ड लगाते हो, अगर आपको रिक्वेस्ट लगती है तो आप रिक्वेस्टेड लगाते हो। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ, व्हाट, ब्रेवो ऐसे सारे वर्ड्स होंगे, तो उससे हमें पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है, तो वहां हम एक्सक्लेमेट लगाएंगे। एक्सक्लेमेट लगाते हुए कैसे लगाएंगे, ही एक्सक्लेमेट दैट, दैट लगता है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम दैट लगाते हैं। तो दैट कहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। हाउ लग के आपको लग रहा होगा कि अरे हाउ है ना, हाउ का हाउ लगाएंगे, नहीं, वो हाउ WH वर्ड वाला होता है तब हम लगाते हैं, यहाँ के लिए नहीं लगाना है। तो यहाँ पे तो ये वाला तो हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया, इसको हटा दो। बचा क्या, ही एक्सक्लेमेट दैट, ही एक्सक्लेमेट दैट, सब में एक जैसा है। द सीन, जो सीन है उसकी बात हो रही है, तो सीन जो है वो अच्छा लग रहा था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कब बनाते हैं, जब डायरेक्ट किसी की बात जो है एज इट इज कही गई है, अब आप उसको अपनी शब्दों में कहोगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसने कहा, क्या कहा कि हाउ लवली द सीन इज, कितना अच्छा सीन है। अब आप उसकी बात को जब खुद से बोल रहे हो कि उसने एक्सक्लेमेट किया कि कितना अच्छा सीन था, ऐसे ही बोलोगे ना किसी की बात को अगर, तो था यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वॉज लगना चाहिए। तो वॉज आपका कहाँ लग रहा है, वॉज लग रहा है यहाँ। तो ये रहा हमारा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैं अपनी आईज को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आता है करेक्ट फॉर्म, आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। तो करेक्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या देखोगे कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ, कि मैंने जब आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, देखा स्ट्रेट साइड देखा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ओपन दे रखा है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉ लगेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हेडमास्टर जो है वो क्या करती है, टू टॉक टू यू। वांटिंग, वांटिंग तो होगा नहीं क्योंकि वांटिंग के साथ हमको कोई ना कोई वर्ब लगानी पड़ेगी, इज, एम, आर या वॉज वर, नहीं है। वांट आएगा, वांट नहीं, वांट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा नहीं है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे, इसलिए हम लगाएंगे वॉन्ट्स। वॉन्ट्स इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। राधा जो है वो डैश विथ हर इन लॉज, राधा क्या कर रही है, क्या करती है, वो अपने जो इन लॉज है उनके साथ रहती है। लिविंग इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लिविंग जो है वो उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए जो मिस है। लीव्स इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि राधा जो है रहती है विथ हर इन लॉज, तो यस लिव्स लिख सकते हैं, ये ठीक लग रहा है कि राधा जो है वो रहती है अपने इन लॉज के साथ, तो ये राइट आंसर हो सकता है। या फिर आप लगा सकते हो हैज लिविंग, नहीं होगा, हैज लिव्ड नहीं होगा क्योंकि हैज का तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राधा लिव्स जो है ये राइट आंसर होगा, तो इसी को ही आप करेक्ट कर देना, ठीक है, बी आ जाएगा राधा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या दे रखा है, वी डैश अमेरिका द नेक्स्ट मंथ, हम जाएंगे अमेरिका नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जाओगे तो विजिट तो आएगा नहीं, जाते हैं, गया नहीं, नेक्स्ट मंथ, अब जाने वाले हो ना, लास्ट मंथ थोड़ी बोल रहे हो, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल, वर, यस शैल लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या दे रखा है, आई डैश फ्रॉम कनाडा, तो आई के साथ सभी को पता है हम क्या लगाएंगे, आई एम। इज, आर नहीं लगाएंगे, और वॉज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मैं कनाडा से हूँ, था नहीं हूँ, तो एम ज्यादा ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लीजा एंड जेने जो है वो कौन है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम लगाएंगे वर या आर, दोनों ही ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ दे रखा है नाउ, नाउ प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाएंगे, आर, तो आर इज अ राइट आंसर। तो ध्यान से पूरा सेंटेंस कंप्लीट अच्छे से पढ़ना। आर दे रखा है, लास्ट वीक, लास्ट डे, ठीक है, टुडे, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको बताएंगे कि सेंटेंस जो है वो कौन सा वाला चल रहा है, तो उससे आपको, अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक है, तो हम वर्ब भी लगा सकते हैं आर भी, लेकिन जैसे ही ये नाउ देखा हमने, इससे मतलब पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमें आर लगाना है। सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आर गेटिंग, ला रहे हैं नहीं होगा, विल गेट, लाएंगे, ये नहीं, गेट इज द राइट आंसर, गेट आ जाएगा कि वो लाते हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो 79 का हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आपको दे रखा है प्रेपोजिशन बतानी है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट टू द ट्रुथ,
ठीक है, हमारी ड्यूटी है ट्रुथ तक पहुंचने की। कुंदन डिड नॉट अप्रूव बाय हिज फादर प्लान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर पर है, थ्रू अ स्टोन, थ्रू किया उसने स्टोन कहाँ पर, इन, ऑन, इनटू या फिर टू। तो इन द रिवर नहीं होगा, हम काफ़ी बच्चे जो हैं इन लगा देंगे, लेकिन हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ स्पीड गति करते हुए जाती है किसी चीज़ के अंदर तब हम इनटू यूज़ करते हैं। और इन जो हम यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ के सराउंडिंग में होते हैं, कोई चीज़ के अंदर हम होते हैं, तब हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन हम पत्थर फेंक रहे हैं नदी में, तो पत्थर फेंकते हुए मतलब जा रहा है, गति करते हुए जा रहा है, इसलिए हम इनटू को यूज़ करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। माधव जो है वो गुड है किसमें, इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दे रखा है, निधि डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, क्या नहीं फैक्ट करती है डिस्क्लोज, उसके हस्बैंड के लिए, तो फॉर हस्बैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो फॉर हस्बैंड। आई एम वरिड डैश द एग्जामिनेशन, मैं वरिड हूँ किसके लिए, अबाउट द एग्जामिनेशन, मेरे एग्जामिनेशन के लिए। 86 नंबर का आ जाएगा अबाउट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 87 से 93 तक। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको करेक्ट स्पेल्ट देखनी है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो देखना है। तो कैरेक्टर की राइट स्पेलिंग हो जाएगी सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिडिटरी, इसका राइट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आता है 89 लाइवलीहुड, ये राइट स्पेल होगा। पेक्युलरी जो होगा वो राइट होगा आपका बी। नेक्स्ट आता है 91 में क्या दे रखा है, नेबर, नेबर की राइट स्पेलिंग जो होगी वो होगी आपकी डी। मेंटेन सी। 93 ट्रबल, ट्रबल का सही स्पेल्ड होगा TROUBLE, ठीक है, तो 93 ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन क्या दे रखा है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था लेकिन तुम चले गए, तो यहाँ पे क्या है, यू शुड नॉट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक जज को ईमानदार होना चाहिए, एक जज को ईमानदार होना चाहिए, ये एक हम क्या कह रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं, तो होना चाहिए मस्ट। जब कभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं ना कि भाई ये होना ही होना चाहिए, तब हम मस्ट को यूज़ करते हैं। तो हम बनाएंगे, जज की बात हो रही तो अ जज आना चाहिए, ना कि ये सब मस्ट फर्स्ट ये नहीं आना चाहिए। जज की बात हो रही तो पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना हमें, तो यहीं पर ही आपको अगर ट्रांसलेशन नहीं भी समझ में आ रहा है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ये चीज़ कही जा रही है, तो तुम्हें के लिए यू लगाना चाहिए। यू वरिड नॉट, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन यू नीड नॉट वरी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये नीड नॉट क्या है, ये हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। जब नीड को हम एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, ये सेमी मॉडल वर्ब होती है, ये नीड एज अ वर्ब भी यूज़ होती है, एक्शन वर्ब, और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ होती है। तो यहाँ आ जाएगा इसका डी आंसर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि आप अगर तीनों ट्रांसलेशन देखोगे ना, वो तीनों के तीनों ट्रांसलेशन आपके मॉडल से हैं। देखो, अगर आप यहाँ देखते हो कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था लेकिन हम चले गए थे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी बट हो गई है। तो जब ऐसी चीज़ें होती तब हम शुड, नॉट और हैव लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये हमने जब हम मॉडल समझा था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये भी मॉडल वर्ब से है, जज वाला भी आपका मॉडल वर्ब से है, और अभी हमने जो देखा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी मॉडल वर्ब से। तो तीनों ट्रांसलेशन जो है आपके मॉडल से ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सिनोनिम क्या है इसका, मतलब सिनोनिम होता है बिल्कुल सेम। सिनोनिम और एंटोनिम्स में अगर आपको कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग्स में कि कौन सा क्या होता है, तो सिनोनिम सेम, ठीक है, सेम होता है जिनका मीनिंग। डैनी मीन्स होता है किसी चीज़ की डैनी करना, डिनाई करना, मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, मना किस में होता है, मना का राइट अगर सेम आंसर अगर आप देखोगे तो उसका होता है बी, रिफ्यूज। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ रिनॉल्ड मतलब होता है कोई चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है आपका, उसके लिए कहते हैं। तो सेम ऐसा ही क्या है, फेमस, तो फेमस इज अ सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स बताना है अर्बन का, तो अर्बन का क्या बनेगा, अर्बन का बनेगा रूरल। तो आगे है क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल चुप। यहाँ पे एंटोनिम्स बताने, ठीक है, एंटोनिम्स मतलब उल्टा बताना है, तो विलोम शब्द जिसे बोलते हैं हिंदी में। अब क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल चुप होना, और वायलेंट मीन्स चिल्लाना, चीखना, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी आ गया, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी।
सेक्शन बी क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको, फिर अब यहाँ पे शीट मिल जाएगी और शीट में आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर्स लिखने के लिए क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दे रखा है पैसेज, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज पैसेज दे रखा है, आपको पढ़ना है, एक बार अंडरस्टैंडिंग बिठानी है तो बिठा लो, अदरवाइज आप सीधा पहले क्वेश्चन पे स्विच करो, पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप पैसेज पे आ जाना। देखो कौन सा तरीका आपको इजी लगता है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें देखना कितना टाइम लगता है, और क्वेश्चन देख के फिर पैसेज पे जाते हैं, फिर कितना टाइम लगता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्वेश्चन का फॉलो करना है। कोवलम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेज इन केरला। The beach attracts tourists from the all over the India and abroad. The shore, मतलब पूरा ऐसे रीड मत करना, फटाफट पढ़ लेना। There are the tall green coconut trees on the west of this Arabian Sea during the months of December and the January. There is a great rush of the tourists. The seashores is clean and tidy and the sunset is a beautiful scene from the shore according to the tourist and the beach. आगे बढ़ते हैं, तो कुछ तो समझ में आ गया है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। एक तो दिया है कोवलम बीच जो है वो कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, मैं तो अगर आपको सही सजेस्ट करूं तो पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से अंडरलाइन कर लो, फिर अपने पैसेज पे चले जाना। तो यहाँ से वेयर इज कोवलम बीच, कोवलम बीच कहाँ है ये आपको देखना है, तो कोवलम बीच देखना है मुझे। दूसरा है विच सी, कौन सा सी है जो वेस्ट ऑफ कोवलम बीच के है, तो एक सी होगा, उसके बारे में देखना है। ऐसे छोटे छोटे सा मार्क कर लेना। नेक्स्ट है विच ट्री आर देयर ऑन द शोरे, कौन सा ट्री है शोरे में, तो वो ट्री के बारे में देखना है। तो ट्री कुछ ढूंढना होगा हमको, ट्री ऐसे कोई ट्री होंगे जो शोरे, शोरे मीन्स होता है किनारा। वाई इज द कोवलम जो है बीच कॉल्ड द कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला, केरला के जो ये बीच है कोवलम बीच जो है उसको कोस्टल क्यों कहा जाता है, कोस्टल मतलब तटीय, जो पैराडाइज है वैसा क्यों कहा जाता है, तो उसका कोई रीजन होगा, तो रीजन देख लेंगे कि भाई क्यों कहा जाता है कोस्टल पैराडाइज। तो ये वाला वर्ड हमें कहीं देखना है, कोवलम बीच देखना है, सी देखना है, ट्री देखना है और ये देखना है। चलो अपने पैसेज के ऊपर बढ़ते हैं, पैसेज में यहाँ आ गए हम। अब यहीं पर ही फटाफट फटाफट अपने आंसर देख लो। पहला था कि कोवलम बीच कहाँ पर है, यहीं से आंसर मिल गया, इन केरला। अभी आंसर बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे आंसर्स बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन था एक ट्री, ट्री से था, तो ट्री कौन सा है, ट्री है यहाँ पर ऑन द शोरे, क्या दे रखा है, देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री, ठीक है। ये एक आंसर मिल गया, ये था हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, इसको 1 डाल देते हैं। एक हमारा था सी, सी से था कि सी, तो कौन सा सी था, द वेस्ट अरेबियन सी, ये रहा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको सेकंड का। एक फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन ये था कि क्यों आते हैं, क्यों कोस्टल पैराडाइज बोला जाता है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि द सी शोरे इज क्लीन एंड टाइडी, द सनसेट अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द शोरे, अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट द बीच इज द कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला। पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख दो, खत्म। अब बनाते हैं आंसर। आंसर कैसे लिखोगे, मैं आंसर लिखना सिखा देती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अपना पैसेज से मत लिखना, पैसेज में अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, कोवलम बीच इज केरला, ठीक है। केरला का के कैपिटल कर देना क्योंकि इसी सिटी का नाम है, ओके। तो केरला कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, द सी, विच सी, तो विच सी के लिए आप क्या लगाना, विच के लिए आप लगा देना, कौन सा सी था वो सी था द वास्ट अरेबियन सी था, राइट। तो अरेबियन सी इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ द कोवलम बीच, ठीक है। इस तरह से लिख देना, थोड़ा सा ब्रॉड कर देते ना, छोटू लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, विच ट्री, तो विच ट्री, द ग्रीन कोकोनट ट्री था, टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री, तो यहाँ लगा देना विच ट्री, विच की जगह लगा देना द टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री आर देयर ऑन द शोरे, क्लियर। यहाँ से हो गया। और फोर्थ वाले का तो एज इट इज मैंने वहीं से बोला था, वहां से लिख देना। अगर वहां से नहीं लिखना है, यहाँ से आपको आंसर लिखना, तो कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखना द कोवलम बीच इज, इसके बाद लगा देना इज, यहाँ लिखना इज कॉल्ड द कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला बिकॉज, बिकॉज के बाद जाना अपने फिर से पैसेज पे। बिकॉज के बाद क्या करोगे, बिकॉज के बाद जाके लिखना बिकॉज द सी शोरे इज क्लीन एंड टाइडी, द सनसेट इज अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द शोरे, अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट द बीच इज कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला, ठीक है। ऐसे लिख देना, अपने क्वेश्चन में से आंसर क्वेश्चन पूरा ले लेना, बिकॉज लगा के अब अपने आंसर को यहाँ से पैसेज से कंटिन्यू कर देना,
क्लियर, फर्स्ट पैसेज कंप्लीट। आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए? आपके मार्क्स कंप्लीट हो गए 2, 2, 2, 6 एंड 1, 7। तो यहाँ भी आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कोई भी दोनों में से कोई भी एक करना है, तो मैंने आपको फर्स्ट करके दिखा दिया। सेकंड बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने ये नहीं किया, मैंने ये वाला कर दिया। दोनों ही सिंपल है। अगर आप फिर भी देखना चाहो तो मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द इनसाइड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर क्या है? तो अंदर है टेम्पल और वाटर बॉडीज। तो यहाँ से आप अपने आंसर को मार्क कर लेना कि देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज इनसाइड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा यहीं से यहाँ तक लिख लेना, पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट आगे क्या है? ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट आंसर क्या देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? व्हाट डिड द पीपल सी देयर। क्या देखते हैं वहां पे लोग? वहां लोग देखते हैं मीराबाई मंदिर, ठीक है, काली का माता मंदिर, तुलीजा भवानी मंदिर, गौमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स। तो इस तरह से लिखना द पीपल, अब सी है ना, डिड दे रखा है तो लिखना द पीपल सॉ देयर मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलीजा भवानी मंदिर, गौमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट द सिंबल ऑफ। क्या सिंबल है? तो सिंबल है, सिंबल 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 कहाँ है? ये रहा। तो सिंबल ये रहा, तो लिख देना एज इट इज, यहां से उठा के। यही भाई क्वेश्चन पूरा यही देख रखा है, इसलिए मैंने ये वाला नहीं किया, ये बहुत ईजी था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिंबल ऑफ ब्रेवी एंड पेट्रोलिज्म ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। तो यहां से आपको आंसर मिल गया। व्हाई डिड द पीपल ऑफ मेवाड़ फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। तो इन्वेडर्स के लिए क्यों अगेंस्ट किया था? तो यहां से एज इट इज पूरा का पूरा यहां तक आप अपने आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक मत लिखना, यहां तक लिख लेना। दे फॉट अगेंस्ट द फॉरेनर इन्वेडर टू सेव अवर मदरलैंड, ठीक है। बस यहाँ ये वी प्राउड मत लिखना, इसको रहने देना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना। तो 4 का आंसर। तो एज इट इज कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मिल गया था। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पैसेज दे रखा है, तो इसमें से मैं आपको एक करवा देती हूँ। क्या दे रखा है? केयरफुली पढ़ना है और पढ़ के आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों में से एक करना है, दोनों मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए करवाए। आपको सिर्फ एक पिक करना है। तो पढ़ के ये जो टाइम मिलेगा ना 15 मिनट्स का, उसमें आपको यही देखना है कि मुझे कौन सा पैसेज पिक करना है। अब देखो सेकंड वाला इजी था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में हमको थोड़ा सा बना के अच्छे से लिखना पड़ रहा था, या थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन सेकंड वाला जो तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल लैंग्वेज थी। तो आपको 15 मिनट में ये चीजें पिक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से आपको पैसेज दे रखा है, तो पैसेज क्या करना है? पढ़ो और पढ़ के रीड करके अपने आंसर्स को दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ डज सक्सेस टेस्ट। सक्सेस कैसी होती है? सक्सेस जो होती है वो होती है टेस्ट। टेस्ट देखो कहां पर है, टेस्ट दे रखा है, ये रहा टेस्ट स्वीट्स। तो एज इट इज यहीं से लिख देना सक्सेस टेस्टेड स्वीट्स, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ कैन सक्सेस बी अचीव। कैसे कर सकते हैं अचीव? भाई अचीव कर सकते हैं हम, अचीव का कुछ होगा, हम कर सकते हैं सक्सेस अचीव कर सकते हैं हम बाय इवन ऑर्डिनरी पीपल बाय हार्ड वर्क, प्रिजर्वनेस एंड द स्टडी एप्लीकेशंस। ये मिल गया हमको सेकंड का आंसर। बनाना मैंने सिखा रखा है, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज सक्सेस नीड। सक्सेस के लिए क्या चाहिए होता है? तो सक्सेस के लिए हमको चाहिए होता है, सक्सेस नीड, ये रहा, सक्सेस नीड्स अ बैलेंस प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यहां तक ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फीलिंग आफ्टर वन गेट्स सक्सेस इन लाइफ। जब हम एक बार सक्सेस हो जाते हैं तब हम क्या रखते हैं? तो हाँ, यहां से लिखना सक्सेस इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट दैट वन फील्स व्हेन वन अचीव इन हिज गोल या हर गोल, ठीक है। फुलफिलमेंट आ जाता है, मतलब हम हर एक चीज को फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका 4th का आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4th का आंसर। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है? फिर से आपको एक पैसेज दे रखा होगा, इसको आप देख लीजिएगा, करके देखना। बहुत इजी है, सिंपल है। जो टफ होता है वो मैं पहले से ही बता देती हूँ, इजी जो है वो यही वाला है। आगे बढ़ते हैं पोम के सेक्शन में। पोम क्या दे रखा है? पोम दे रखा है आपको, ये रहा। आपको 2 पोम दे रखी होंगी, दोनों में से एक पिक करनी है। तो आप इजीली देख लेना कि कौन सी सही लग रही है। फर्स्ट एक दे रखी है आपको, हाउ डू लाइक टू गो अप इन स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। ये आपको एक पोम दे रखी है। मैं दोनों पोम करवा रही हूँ, सिर्फ मैंने पैसेज छोड़ा है, वैसे तो मैं पैसेज भी करवाई देती हूँ। चलो मैं करवाई देती हूँ, कर लो एक बार फटाफट से, आपका भी
डाउट अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, ये करना चाहिए, तो ये भी कर लेते हैं। क्या दे रखा है, एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम एंड फेज ऑफ लाइफ हैज अ ओन इंपॉर्टेंस एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड वी रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है व्हाट इज टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये सॉरी वाई इज टाइम इंपॉर्टेंट, तो टाइम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ठीक है, सिंपल आंसर। व्हाट इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्या अनअवॉइडेबल, तो ये है कमिटमेंट, मिस्टेक इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थर्ड का आंसर मिल गया। बाकी दे रखा है आपको सक्सेस और पेशेंस से 2 सेंटेंस बनाने हैं, ईजी है, बना सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको पोम दे रखी है, पोम नंबर 1 दे रखी है, फिर आपको चॉइस इसके क्वेश्चन दे रखे होंगे, फिर से आपको एक चॉइस दी है पोम के लिए, तो दोनों मैं करवा देती हूँ। करते हैं फटाफट से। देखो क्या दे रखा है, पोम अगर आपको आती है तो स्टक मत हो जाना कि अरे क्या करना है, कैसे करना है, इसको मीनिंग को समझना पड़ेगा, सिर्फ एक बार पढ़ लो, बहुत सिंपल सी है। देखो क्या दे रखा है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, कैसा लगता है जब आप स्विंग करते हुए ऊपर की तरफ जाते हो, तो क्या लगता है, हवा जो होती है हमको पूरी पूरी ऐसे ऐसे लगती है जैसे ब्लू ब्लू है। ठीक है, ओ आई डू थिंक इट इज अ प्लेजेंटेस्ट थिंग, ये ऐसी सबसे बढ़िया चीज लगती है जब हम झूला झूलते हैं तब की फीलिंग सारी है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, एक चाइल्ड के बारे में बता रहे कि जब वो झूला झूलता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, जब वो झूला झूलता है तो ऐसा लगता है वो दीवारों से भी ऊपर हो गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एंटिल आई कैन सो वाइड, और सब उसको क्या दिखता है, वाइड वाइड दिखता है। रिवर, ट्री, कैटल्स, मतलब नदियाँ, पेड़, कैटल्स पशु पक्षी, जो पशु पक्षी क्या पशु जो होते हैं वो दिखते हैं। ओवर द कंट्री साइड, जो पूरा जहाँ भी उसका आसपास का जो एरिया होता है वहाँ से उसको ये सारी चीज़ें, जब वो झूला झूलते हुए दीवारों से ऊपर जाता है तो उसको आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत दूर दूर तक दिखती रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, चाइल्ड के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, कि वो जो उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसको सबसे अच्छा लगता है झूला झूलना, और वो भी कैसा, हाई पर। तो यहां से लिखना द प्लेजेंटेस्ट थिंग इज, ठीक है, क्या लिखोगे, द प्लेजेंटेस्ट थिंग इज अ चाइल्ड कैन डू हाईली स्विंग। ठीक है, थोड़ा सा बना के लिख सकते हो पोम में, क्योंकि वहां पे आपको लगता है, तो यहाँ या तो फिर यहीं से लिख देना प्लेजेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू गो अप इन अ स्विंग, या फिर लिख देना हाई। ठीक है, हाई लिख देना यहाँ पे, हाई इन अ स्विंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड सी ओवर द वॉल, ओवर द वॉल वो क्या देखना चाहता है, वो कंट्री साइड देखना चाहता है, तो लिखना द चाइल्ड सीज। अब यहाँ पे डज दे रखा है ना, तो डज के लिए हमको वर्ब, डज हटेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल के लिए क्या करने पड़ेगा, वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, चाइल्ड है, एक बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ सीज लिखेंगे, द चाइल्ड सीज ओवर द वॉल द कंट्री साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट मोर कैन द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, तो चाइल्ड जो है वो और क्या क्या देखना चाहता है, वो देखना चाहता है रिवर, ट्रीज एंड कैटल। तो यहाँ लिख देना द चाइल्ड कैन सी रिवर, ट्री, कैटल इन द कंट्री साइड। सिंपल, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पोम क्या दे रखी है, नेक्स्ट पोम दे रखी है आपको, पोम ये है, देयर्स डर्ट ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट पे डर्ट है। लीव्स इन माई हेयर, मेरे हेयर में लीव्स हैं। देयर इज मड ऑन माई बूट्स, मेरे बूट्स पे क्या लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है। बट आई डोंट रियली केयर, मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है। प्लेइंग आउटसाइड इज सो मच फन, बाहर खेलना मुझे सबसे अच्छा लगता है। टू ब्रीथ द क्लीन एयर, वहाँ पर मैं सांस ले पाता हूँ एक सही हवा में। एंड फील द वार्म सन, और सन को जो है मैं गरम गरम जो सन की जो किरणें हैं वो मुझे वार्म करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। टू स्टॉम्प अ पडल, मेरे को पडल मतलब पत्थर जो है फेंकना अच्छा लगता है। एंड क्लाइंब अ बिग ट्री, और जो बड़े बड़े ट्री हैं उन पे चढ़ना। आगे भी है, मेक्स मी क्वाइट हैप्पी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही खुशी देते हैं। जस्ट लुक एंड यू विल सी, बस तुम देखो और देखते रहो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट रियली केयर अबाउट, चाइल्ड को किस चीज़ की परवाह नहीं है, उसके जूतों पे मिट्टी लगी हुई है, उसके बालों में पत्तियां हैं, इन सब चीज़ों की, उसके शर्ट पे डर्ट लगा हुआ है, इन सभी की चिंता नहीं है। आंसर कैसे बनाना है वो देखते हैं। आंसर कैसे बनाना पड़ेगा आपको, आप पहले क्वेश्चन से लिखोगे, क्या लिखोगे, द चाइल्ड डज नॉट, क्योंकि नॉट दे रखा है तो अब हमको डज लगा के रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे द चाइल्ड डज नॉट रियली केयर अबाउट देयर। अब अबाउट के बाद जाना फिर से अपने पैसेज में, अबाउट
बढ़ते हैं आगे। देखो अब किस किस चीज की परवाह नहीं है उसको, अबाउट देयर्स डर्ट ऑन, अब माई मत लिखना, अब माई नहीं लिख के उसकी शर्ट है ना, तो चाइल्ड, अब आपको हर लगता है या हिम लगता है वो आपकी चॉइस है, तो चाइल्ड की लिखा है। अब देयर्स के साथ आप लगाओगे देयर्स डर्ट ऑन, माई शर्ट तो लिखेगा ना क्योंकि अब वो अपने बारे में बता रहा है, तो चाइल्ड क्या बोलेगा कि उसको अपनी शर्ट के बारे में, मेरी मेरी थोड़ी बोलेगा, अब उसको अपनी शर्ट के बारे में। हम भी अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो चाइल्ड को उसकी शर्ट, उसका ये, उसका ये, उसका उसका बोल रहे हैं, तो वैसा ही हमको लगाना पड़ेगा। तो माई की जगह हम क्या लगाएंगे, अब चाइल्ड अगर आप बॉय की तरह कंसिडर कर रहे हो उसे, तो आप लिखेंगे देयर्स डर्ट ऑन, माई की जगह लगाओगे हिज, ठीक है। माई की जगह हम क्या लगाएंगे, हिज शर्ट, अरे माई की जगह लगाएंगे हम हिज शर्ट, ठीक है, एंड लिव्स इन हिज हेयर एंड देयर्स मड ऑन हिज बूट्स, ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे। ओके, क्वेश्चन में से पहले लोगे, उसके बाद आप कॉमा लगाते लगाते अपने आंसर्स को लिखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा पोम को आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा, थोड़ा ध्यान से करना। व्हाट इज सो मच फन, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे दे रखा है इजीली। उसको क्या अच्छा लगता था, प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ से लिख देना प्लेइंग आउटसाइड इज सो मच फन फॉर द चाइल्ड, ठीक है, इतना लिख देना बस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स द चाइल्ड रियली हैप्पी, चाइल्ड को क्या अच्छा लगता है, क्या उसको चीजें खुशी देती है, तो उसको खुशी देता है क्या, उसको खुशी देता है ब्रीथ टू क्लीन एयर, फील द वार्म सन, टू स्टॉम्प इन अ पडल एंड द क्लाइंब अ बिग ट्री। तो यहाँ पे आप आंसर बना के कैसे लिखना, ये सारी तो चीजें आपको लिखनी है। आंसर कैसे बनाओगे, यहाँ पे आंसर लिखना, द चाइल्ड मेक्स रियली हैप्पी टू ब्रीथ द क्लीन एयर एंड फील द वार्म सन, टू स्टॉम्प इन अ पडल और क्लाइंब अ बिग ट्री। दैट्स इट, बस इतना आंसर लिखना। 2 के साथ ही अपने आंसर को कंप्लीट कर लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा पोम सेक्शन भी, दोनों पोम हो गई हमारी कंप्लीट। अब आते हैं आंसर देने हैं आपको कोई भी 5 के, तो ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, कुछ होमवर्क तो आपको ही मिलना चाहिए, तो ये होमवर्क आपका है। कोई भी एक 5 आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेनी है कि किस तरह से किसका आंसर लिखना है। लिटरेचर मैंने करवा रखा होता तो मैं करवा देती, बट ये आपके लिए होमवर्क है। तो कोई भी 5 आपको एनी 5 पिक करने हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दे रखे हैं, 10 में से 5 करने हैं, सिंपल है, इतना तो हो ही जाएगा आपसे ना, मेरे को भरोसा है आपके ऊपर। अब आते हैं हमारे पैराग्राफ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपको आपका राइटिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनी वन, किसी पे भी 60 to 70 वर्ड्स में लिखना है। मार्किंग क्या दे रखी है आपको, 5 मार्क्स का करना है आपको, मतलब एक 5 मार्क्स का है तो उसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको 6 to 11 क्वेश्चन आंसर जो है वो कैसे हैं, कोई भी आपको 3 करने हैं, एनी 3 फॉर्म क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस, यानी 6 से 11 के बीच में आपको कोई भी 3 करने हैं। ओके, तो 3 यानी हर एक कितने कितने का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया, तो 15 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, तो 15 एंड 5 20। अब हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने में, सारी ही चीज़ें सॉल्व करवा रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उसको करके उसकी तैयारी करके देखना, एक आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से हमको लिखना होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन, आपको किसी एक पे आपको लिखना है 60 to 70 वर्ड्स में। तो शुरू कर देते हैं 60 to 70 वर्ड्स में। यहाँ पे दे रखा है, हाँ मैंने पिक किया है, हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं कैसे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूँ या करती हूँ। तो ध्यान से अपनी चीज को समझना कि टॉपिक क्या दे रखा है, हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, किया नहीं करता हूँ, तो करता हूँ, तो इसलिए आपको सारी चीजें कैसे लिखनी पड़ेगी, प्रेजेंट टेंस में लिखनी पड़ेगी। मैं रीड आउट कर देती हूँ, आई वॉज बॉर्न ऑन 19 दिसंबर 2007, वैसे 19 दिसंबर फैनी का बर्थडे है, मैं 2017 लिखती, लेकिन वो बहुत छोटी है इसलिए मैंने ईयर चेंज कर दिया, तो ये 19 दिसंबर 2007। फॉर मी इट इज़ द डे when I am made to feel very important, इस दिन मैं बहुत अपने आप को important फील करता हूँ या करती हूँ। I send invitation cards, arrange games and decorated the drawing room, मतलब इस दिन क्या क्या करते हो आप, कैसे कैसे बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो, आपके खुद के आइडियाज़ कुछ हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये मैंने बहुत छोटा सा भी लिखा है, अगर आप वैसे तो 60-70 वर्ड्स ही बोला है तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। आगे है क्या था, और माई बर्थडे माई फ्रेंड्स स्टार्ट अराइविंग अराउंड 5 PM एंड आई विल
आई वेलकम ईच वन ऑफ देम, मैंने सबका वेलकम किया वार्मथ के साथ, मतलब बहुत ही गर्मजोशी के साथ। मेक देम सिट कंफर्टेबली इन द ड्राइंग रूम एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, जो बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड हो रखा था, मैंने सबको वहाँ पे बैठाया। सम स्नैक्स आर ऑल्सो सर्व, कुछ स्नैक्स दिए गए थे सबको। फिर गिफ्ट जो थे वो पाइल्ड अप हो रखे थे, मतलब डिग्री बन जैसे होता है पूरी टेरी बनी हुई होती है गिफ्ट्स की, वो बनी हुई थी कॉर्नर साइड में। वी ऑल गेट रेडी टू प्ले द गेम, हमने सबने प्ले करना शुरू किया। एवरी गेम सीम टू बी फुल ऑफ फन एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड माई बर्थडे एज आई फील वेरी हैप्पी ऑन दिस डे। मैं हमेशा इस दिन पे बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एंड अब वो 6 to 11 जो मैंने कहा था वहीं पर ही आपको कोई भी 3 पिक करने, कोई भी 3 करने हैं। तो पहला दे रखा है, यू आर टीना द प्रेजिडेंट ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी, आप म्यूजिक सोसाइटी की प्रेजिडेंट हैं, एंड राइट अ नोटिस इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग अबाउट द इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन। आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है, नोटिस राइटिंग है। तो नोटिस राइटिंग बहुत ही सही और तरीका बहुत सिंपल होता है लिखने का। तो आप अगर आपको नोटिस राइटिंग मिलता है तो आप डेफिनेटली उसको करना बहुत ईजी होता है। करना क्या है, प्रेसिडेंट है कहीं की, कहाँ की, म्यूजिक सोसाइटी की, और वो क्या करनी है, अपने इंटर स्कूल में जो है म्यूजिक कंपटीशन करने वाली है। तो अगर एक कंपटीशन होगा और उसमें नोटिस में क्या बताना होगा, नोटिस में यही बताना होगा कि इस दिन कंपटीशन है, इस दिन इसकी डेट है, फला फला दिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट डे है, इस यहाँ से यहाँ तक की एज के कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स वाली चीज़ें हैं तो आप इजीली कर लोगे। तो नोटिस अगर आपको आता है किसी भी चीज़ का तो आप नोटिस इजीली लिख सकते हो, क्योंकि नोटिस में हमेशा क्या चीज़ें होंगी, कोई ना कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहे होंगे कि ये चीज़ है, इसके बारे में बताएं, तो डेट, टाइम, वह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर आप इजीली लिख पाते हो। तो यहाँ पे देखते हैं तो इन किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको जिस भी स्कूल के लिए नोटिस है वहाँ से लिखना है, द इंटर स्कूल जयपुर, जो भी आपको शहर लगता है वो लिखना है नोटिस। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है डेट, कि किस दिन का नोटिस है। ये नोटिस का दिन होगा ना कि इस दिन पे नोटिस आया है। हमारे स्कूल में भी नोटिस लगता है नोटिस बोर्ड पे, तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही डेट लिखा होता है, जिससे पता चल जाता है कि नोटिस कितने दिन पुराना है, क्या है। ठीक है, तो 5 जनवरी 2021 को क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है, जो टाइटल है वो आपको लिखना है कि टाइटल क्या है इस दिन का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। तो ये टाइटल हो गया, वहाँ डेट लिखना है, नोटिस, और जहाँ से आ रहा है नोटिस वो जगह क्या लिख रहे हैं हम, द इंटर स्कूल जो है कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी 2021 एट द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। दोज इंटरेस्टेड इन द पार्टिसिपेटिंग शुड गिव देयर नेम्स, जो भी इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए है उनको अपना नाम लिखवाना है। किनको, म्यूजिक टीचर को। द सेलेक्टेड राउंड विल बी टेक प्लेस ऑन द 8th of January 2021 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स इन द म्यूजिक रूम। म्यूजिक रूम में क्या होगा, जो फर्स्ट जो आपका सिलेक्शन राउंड जो है वो किस दिन होना है वो डेट लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कि कौन, अगर मान लो आपको कोई और अलग चीज़ आ जाती है कि सिंगिंग कंपटीशन है, तो सिंगिंग कंपटीशन के लिए आपने एज ग्रुप बना रखे हैं, डांस के लिए आपने एज ग्रुप बना रखे हैं कि ये सोलो डांस या ये चीज़, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड करके जो भी उस टाइम पे आपको माइंड में आता है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लास्ट में क्या करना है आपको, ये और हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीज़ फॉर्मेट जो है वो कैसे रखनी है हमको। आपका जब आपके पास नोटबुक होगी तो इस तरह से समझना कि मेरी नोटबुक है, फॉर एग्जांपल मेरी नोटबुक है, ये हो गया मेरा राइट हैंड, ये है मेरा लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड पर नहीं, मुझे लेफ्ट हैंड पे ही डेट लिखनी है, लेफ्ट हैंड पे ही नाम लिखना है, और जो पोजीशन है वो भी आपको नीचे लिखनी है, क्योंकि नोटिस में पता चलेगा ना कि किसके द्वारा नोटिस लिखा गया। भाई अच्छा प्रिंसिपल मैम ने लिखा है, ओके यहाँ पे प्रिंसिपल। तो ये कनेक्ट करो अपने स्कूल वाली नोटिस से कि अच्छा एक नोटिस होता है वो कैसे होगा, डेट होती है, डेट यहाँ दे रखी होती है, टॉपिक दे रखा होता है जिससे हमें पता चल जाता है अच्छा मेन पॉइंट, अच्छा ये बात है, टाइटल ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस राइटिंग लिख सकते हो। तो नोटिस राइटिंग भी हमारा कवर हो गया कि किस तरह से नोटिस राइटिंग लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60-70 वर्ड्स अबाउट योर विजिट टू द पेंडेमिक अफेक्टेड एरिया। यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है किसके बारे में, जो कोरोना हुआ था उसकी वजह से जो अफेक्टेड हुए हैं एरिया उनके बारे में लिखनी है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना है, रिपोर्ट के लिए सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है और किसके द्वारा लिखा गया है वो लिखना है। तो बाय मोहन जिसके द्वारा भी लिखा गया है उसे आपको कहाँ रखना है, अपने राइट हैंड साइड पर। यहाँ आ जाएगी आपकी डेट, ये जगह जहाँ से आप जो जिसके बारे में जो रिपोर्ट बता रहे हो, तो रिपोर्ट कहाँ से लिखी जा रही है वो लिखनी है। तो रामनगर पटना से क्या हो रहा है, अफेक्टेड एरिया में क्या हुआ है, द होल रामनगर एरिया हैज़ कन्वर्टेड इनटू द कंटेनमेंट ड्यू टू द वेरियस
एक्टिव कोरोना वायरस केसेस की जो है उसकी वजह से हो गया है। लॉकडाउन क्या लगा दिया है, लॉकडाउन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड देयर फॉर द 25 फेब, ये लॉकडाउन लग गया वहाँ पर कोरोना की वजह से। ओनली शॉप जो है वही जो एसेंशियल जो जरूरी है वही शॉप जो है वो खुली है, उन्हीं को अलाउड किया है। वेरियस सिटीजन जो हैं हैव बीन फाइन फॉर नॉट वेयरिंग द मास्क, और जो भी सिटीजन है वहाँ के जो नागरिक हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको क्या कर रहे हैं, उनको फाइन देना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये आपने अफेक्टेड एरिया बताया है, इसमें आप और भी जो भी आप फेस करते हैं जो भी चीज़ें हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। 60 to 70 वर्ड्स आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग करनी, तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होगा, नोटिस में आप राइट साइड पर लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर लिखते हो, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग होगा वहां पर जो भी लिखने वाला है उसको आप यहाँ लिखोगे, बाय मोहन। अब यहाँ पे नाम गिवन नहीं था, हो सकता है आपको क्वेश्चन में नाम गिवन हो, अगर नाम गिवन हो तो लिख देना, अदरवाइज खुद का मत लिखना, कोई भी XYZ लिख देना या फिर XYZ ही लिख देना, ठीक है। लेकिन किसी का नाम लिखना, कोई भी नाम लिख देना, कोई जरूरी नहीं है, अपना नाम मत लिखना, अपनी डिटेल मत लिखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ वीक्स लीव टू अटेंड टू योर मदर हु इज हॉस्पिटलाइज। आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, एक हफ्ते की आपको छुट्टी चाहिए क्योंकि आपको आपकी मम्मी जो है वो हॉस्पिटलाइज है उसके लिए। तो प्रिंसिपल ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेटर एप्लीकेशन बहुत अच्छे से, जहां आपका सब्जेक्ट कंप्लीट, जहां पर आप सैल्यूटेशन करते हो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, आई बैक टू से दैट। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ली है, कोई हार्ड नहीं लिए, आप आराम से यहाँ से अपने पॉइंट्स बना के अपने लिए एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद कर सकते हो। आई बैक टू से दैट माई मदर जो है गॉट इंजर्ड लास्ट नाइट, मेरी मम्मी जो है लास्ट नाइट इंजर्ड हो गई थी। शी इज एडमिटेड इन द मैक्स हॉस्पिटल, उनको एडमिट किया गया है मैक्स हॉस्पिटल। काइंडली ग्रांट मी 1 वीक्स लीव सिंस आई हैव टू कंपनी हर, ठीक है, मैं उनका ध्यान रख पाऊँ इसके लिए मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दो। एंड आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड टू, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, नाम नहीं लिखना है, XXX लिख देना। अगर गिवन हो एप्लीकेशन में आपका नाम तो आप लिखना, अदरवाइज कुछ भी नाम लिख सकते हो या फिर XXX भी लिख देना, वैसे कोई भी फेक नाम लिख देना चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू send some information regarding the date of the board examination as you have no internet facility in your village। क्वेश्चन समझना अच्छे से, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उनको कहना है कि मुझे क्या देनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, किसके बारे में, बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में अगर कोई हो तो, क्योंकि मेरे गांव में क्या है इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ये एक इनफॉर्मल लेटर है, तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद क्या लिखेंगे, माय डियर राकेश, जो भी आपका फ्रेंड है उसके बारे में, डेट लिखना है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये सेंडर एड्रेस होता है ना, जब हमने लेटर पढ़ा था तो ये सेंडर एड्रेस है, डेट लिखना है और आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, माय डियर राकेश। आई एम वेल हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो हैविंग अ गुड टाइम देयर, कि तुम भी सही होगे वहाँ पे। आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट द ड्यूरिंग पेंडेमिक आई हैव बीन शिफ्टेड टू माई विलेज। इस पेंडेमिक के दौरान मैं कहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, अपने विलेज में शिफ्ट हो गया हूँ। विलेज हैव वेरी पुअर इंटरनेट फैसिलिटीज़, विलेज में क्या है, बहुत ही पुअर फैसिलिटी इंटरनेट की। देयरफॉर, इसीलिए क्या हुआ है, आई हैवंट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए मेरे पास बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम बिट वरिड अबाउट द एग्जाम स्केड्यूल, और मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा सा वरिड हूँ मेरे एग्जाम के स्केड्यूल के लिए कि कैसा है, कहाँ के मतलब कब होना है, कैसा होना है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग द एग्जाम एज पर द करंट डेट शीट, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ इस करंट डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग। देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू लेट मी नो द अपडेट रिगार्डिंग आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो तुम मुझे अपडेट करो कि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कब होने, कैसे होने, क्या होने, उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ भी अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा जो कन्वे है वो किसको, अपने पेरेंट्स को जरूर देना। योर अफेक्शनेटली, यहाँ पर सिंसियरली ऑबिडेंटली नहीं लिखते हैं, यहाँ अफेक्शनेटली लिखते हैं, जब हम किसी के साथ जो हमारा फ्रेंड है उसके बारे में बात करते हैं तब। XYZ जो भी आपका नाम हो वो लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गौरी, आप गौरी हैं और आपको एक स्पीच देनी है 60 to 70 वर्ड्स में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के बारे में। तो यहाँ पर स्पीच कैसे दोगे, A very warm welcome to all the teachers and students present in the auditorium. I am here to deliver a speech on the girls education. गर्ल की एजुकेशन के बारे में आप बता रहे हो। एजुकेशन इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी चाइल्ड, वेदर बॉय और गर्ल, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखो सभी का फॉर्मेट जो है हर बोर्ड में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपके फॉर्मेट किस तरह से है, ठीक है।
तो एजुकेशन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेंस राइट। वुमेंस राइट्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द प्रिवेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता है बेस्ड ऑन द जेंडर, वो नहीं होता है क्योंकि हमें एजुकेशन होती है। एजुकेशन जो है इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी इन देयर वर्क, हमारे वर्क में प्रोडक्टिविटी करती है। और एन एजुकेटेड वुमेन जो होती है हैज़ स्किल, इन्फॉर्मेशन, टैलेंटेड होती हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, दैट मेक हर अ बेटर मदर, वो बेटर मदर बन पाती हैं, एक एम्प्लॉय अच्छी बन पाती हैं, एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की रेजिडेंट जो है निवासी हैं वो अच्छी बनती हैं। एजुकेशन इज द की फैक्टर फॉर द गर्ल्स एम्पावरमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलप एंड द वेलफेयर, और ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें डेवलप होती हैं। तो इस तरह से आप वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। ये जस्ट फॉर एक आपके लिए डेमो है कि ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ किस तरह से लिखनी है। क्लियर? आगे और भी है। देयर आर द कंटिन्यूस इनइक्वलिटी एंड द लायबिलिटी ऑफ द गर्ल्स इज ऑल सेक्टर, इकोनॉमिक, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, राइट एंड लीगल एक्सेट्रा। गर्ल्स एजुकेशन जो होती है वो एसेंशियल होता है उनके फ्यूचर के लिए, हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज जो वुमेन होती है वो हमारी एक फर्स्ट टीचर होती है। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। बच्चे के लिए पहली गुरु जो होती है वो कौन होती है? उनकी माँ ही होती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री वी नीड टू एजुकेट ऑल द गर्ल्स। थैंक्स गौरी, नीचे अपना नाम लिख देना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। यू आर गोपाल, आप एक गोपाल, आपका नाम गोपाल है, एंड राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स आस्किंग योर कजिन टू कम टू योर हाउस फॉर सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज ऑन योर मदर्स बर्थडे। तो यहाँ पर मैसेज है। अब मैसेज राइटिंग क्या होता है पहले उसको समझ लो। जब कभी भी आप कोई चीज़ के लिए बात कर रहे हो ना, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी, आपके पास कॉल आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी का कॉल आ गया या मम्मी की फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, मम्मी की फ्रेंड का कॉल आया और मम्मी की फ्रेंड ने आपसे कहा मम्मी कहाँ है, आपने कहा मम्मी तो अभी मार्केट गई हैं। तो उन्होंने आपको कोई मैसेज, तो आपने कहा कि अच्छा कोई मैसेज हो तो मैं उनको दे सकती हूँ। तो उन्होंने आपको बोला कि हाँ ये मैसेज है, आप अपनी मम्मी को कह देना। अब हो क्या रहा है, आप जो हैं कहीं और जाने वाले हैं, आपकी डांस क्लास है या आप किसी हॉबी क्लासेस में जा रहे हो या आपको कहीं बाहर जाना है। अब मम्मी को मैसेज देना है, मम्मी थोड़ी देर में मार्केट से आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आप चले जाओगे। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम मैसेज जो है लिखते हैं कि किसने आपको कोई मैसेज दिया है, उस मैसेज को कैसे लिखना है। तो मैसेज हमेशा कम से कम वर्ड्स में होना चाहिए और तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है मैसेज की। सबसे पहले मैसेज लिखना होता है कैपिटल लेटर में मैसेज। उसके बाद डेट और टाइम लिखना होता है कि किस टाइम पे और किस डेट पे आपने लिखा है। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देना है कि किसे बोल रहे हो, मम्मी को बोल रहे हो, पापा को बोल रहे हो, अपने फ्रेंड के लिए लिख रहे हो, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उसको लिखना होता है। बॉडी ऑफ द मैसेज, वहाँ पर मैसेज लिखना होता है, जो मेन मैसेज आपको उन आंटी ने जो बोला है वो मैसेज आपको डालना होता है। लास्ट में आपको लिखना होता है सेंडर नेम कि किसने लिखा है। अब ये मैसेज कहाँ होता है, आप डेली लाइफ में जो हम देखते हैं कि कई बार जो है हमारी मम्मियाँ वो चिट विट लगा के चली जाती हैं, बर्तन वर्तन पड़े हैं, धो देना, खाना बना देना, ये चीज़ कर देना, और टिफ़िन जो उसमें कैसरोल में पराठे पड़े हैं खा लेना, दही इधर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये मम्मी हमको खुद की एब्सेंस में बना लिख के दे जाती हैं। तो लिखा हुआ जो होता है वही एक मैसेज होता है, जिसको तरीके से अगर आप प्रेजेंट करके लिखोगे तो वहाँ पर जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ में आएगा, अच्छा मम्मी ने ये टाइम पे लिखा था, मतलब इस टाइम पे मम्मी घर से चली गई थी और हमको अब मिल रहा है और मेरे को मिला है, मेरे लिए है। नीचे सेंडर का नाम देख के पता चलेगा अच्छा मम्मी ने मैसेज दिया, ये मम्मी के द्वारा मैसेज है। ऐसे ही अगर पापा कुछ भेजते हैं, पापा अगर कुछ कहीं बाहर जा रहे हैं, पापा अगर अपना कुछ मैसेज छोड़ के जा रहे हैं कि मेरे जो ये पेपर्स हैं फोटो कॉपी करवा के रखना, कल मैं आऊँगा तो मुझे मिल जाने चाहिए। तो अब पापा उस टाइम पे जब फ़ोन करने वाले, वैसे तो फ़ोन से भी हो सकता है, वर्बली भी आजकल तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मान लो उस टाइम पे आपको फ़ोन आपको नहीं है आपके पास, अब आप घर आके वो चीज़ कर देखोगे तो उसके लिए मैसेज राइटिंग होती है। तो मैसेज समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले मैसेज लिखना है हेडिंग, उसके बाद आपके राइट हैंड साइड पे आपको टाइम लिखना है। टाइम आप यहाँ भी लिख सकते हो, टाइम आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो टाइम आपको आपके राइट हैंड साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे आपको डेट लिखनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आपको जिस किसी को भी लिख रहे हो, जैसे आप अपने फ्रेंड माधव को लिख रहे हो तो माधव लिखना है। यहाँ पे नाम नहीं दिया तो मैंने खुद से ही नाम डाल दिया है माधव, तो माधव के लिए दिया। यहाँ पे लिखने वाले का नाम दिया है गोपाल, तो उसको हमने यहाँ पे लिखना है, जो सेंडर है उसका नाम हमको लिखना है। यहाँ हमने लिख दिया माधव। अब मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि मेरी मम्मी को सरप्राइज, मेरी मम्मी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है, तो मेरे कज़न को बुलाया जा रहा है। तो माई मदर्स बर्थडे इज ऑन 21 मई। अब 20 मई को हमने लिखा है और अर्जेंट है, 21 मई को उनका बर्थडे है, तो प्रिपरेशन करनी है। आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, मैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ उनके लिए। आई नीड योर हेल्प टू ऑर्गेनाइज द सेम, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मुझे उसको ऑर्गेनाइज करवाने में मेरी हेल्प करो। दैट्स इट।
और एक लाइन छोड़ के जो भी सेंडर है उसका नाम लिखना है। तो मैसेज जितना कम सेंटेंस जितना कम हो उतने कम आपको सेंटेंसेस लेने हैं, लेकिन अपना मैसेज जो है वो करेक्ट कन्वे करना है। तो देखा जाए तो मैसेज राइटिंग बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा समझना है। बाकी चीज़ें तो आपको यहीं से ही, आधी चीज़ें तो आपको यहीं से लिखनी है, थोड़ा बस बना के लिखना है कि भाई किस पर्पज से कह रहे हैं, कि भाई कौन सा रीज़न है, वो आपको लिखना है। अदरवाइज बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा पेपर। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर हो सकता है जो कि लिटरेचर पार्ट है वहाँ पर कुछ ऑप्शंस में अगर मिस्टेक हो जाए तो वो बता देना। वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ही हों। तो बाकी तो जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।